नमस्कार। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की अगली कथा, सोमप्रभा की कथा। शीशम के वृक्ष से विक्रम ने पहले की भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर लादकर चुपचाप आगे बढ़ चला। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर से मौन भंग किया। वह बोला, राजन, तुम एक कष्टकर कार्य में लगे हुए हो जिससे मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो गए हो। अतः रास्ते में तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए तुम्हें मैं यह कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले उज्जैनी में हरिस्वामी नाम का एक सद्गुणी ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का प्रिय सेवक एवं मंत्री था। उस गृहस्थ ब्राह्मण की पत्नी भी उसी के अनुरूप थी। हरिस्वामी की 2 संतानें थी। बड़ा देवस्वामी नाम का एक पुत्र और छोटी एक कन्या जिसका नाम सोमप्रभा था। सोमप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अपने रूप लावण्य के लिए प्रसिद्ध थी। जब सोमप्रभा के विवाह का समय आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह करने के इच्छुक हैं तो किसी ऐसे वीर, ज्ञानी तथा अलौकिक विद्याएं जानने वाले के साथ मेरा विवाह करें, अन्यथा मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर हरिस्वामी उसके लिए उसकी रुचि का वर ढूंढने के लिए चिंतित रहने लगे। उसी समय राजा ने हरिस्वामी को अपना दूत बनाकर दक्षिण देश के एक राजा के साथ संधि करने के लिए भेजा, क्योंकि वह राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। जब उसने वहां जाकर अपना कार्य संपन्न कर लिया तब उसके पास एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया। उसने हरिस्वामी की कन्या के रूप लावण्य की बात सुन रखी थी। उसने अपने लिए उसकी कन्या की मांग की। हरिस्वामी ने कहा, मेरी कन्या पति के रूप में या तो अलौकिक विद्याएं जानने वाले को या ज्ञानी अथवा वीर व्यक्ति को ही स्वीकार करेगी, अन्य किसी को नहीं। अतः आप बतलाएं कि आप इनमें से कौन है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अलौकिक विद्याओं का गाता हूँ। हरिस्वामी ने तब उससे अपनी विद्या का कुछ चमत्कार दिखलाने को कहा। उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या के प्रभाव से तत्काल एक आकाशगामी रथ तैयार कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने हरिस्वामी को अपने उस मायावी रथ में बैठाया और उसे स्वर्ग आदि लोक दिखलाया। इसके बाद संतुष्ट हुए हरिस्वामी को वह दक्षिण देश के राजा की उस सेना के पास लौटा लाया जहां वह अपने काम से आया था। तब हरिस्वामी ने उस अलौकिक विद्याएं जानने वाले पुरुष के साथ अपनी ब्याहने का वचन दिया एवं 7वें दिन विवाह की तिथि निश्चित कर दी। उसी समय उज्जैनी में एक दूसरे ब्राह्मण ने हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास आकर उसकी बहन से विवाह करने की याचना की। देवस्वामी ने जब उसे अपनी बहन की शर्तें बताई तो वह ब्राह्मण अपनी विद्या का कौशल दिखाने को तत्पर हो गया और उसने अपने अस्त्र शास्त्रों के कौशल का प्रदर्शन किया। यह देख देवस्वामी ने उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करने का निश्चय कर लिया। अपनी माता की अनुपस्थिति में उसने भी ज्योतिषियों के कथा अनुसार 7वें दिन ही विवाह का निश्चय कर लिया। उसी समय एक तीसरे व्यक्ति ने भी सोमप्रभा की माता के सम्मुख स्वयं को ज्ञानी बताते हुए उसकी बेटी से विवाह करने की याचना की। उसने ज्ञानी होने का प्रमाण भी दिया, जिससे प्रभावित होकर सोमप्रभा की माता ने उसे 7वें दिन अपनी कन्या का विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन हरिस्वामी घर लौट आया। आकर उसने अपनी पत्नी और पुत्र को बताया कि वह कन्या का विवाह निश्चित कराया है। इन पर उन दोनों ने भी अलग अलग बतलाया कि उन्होंने क्या निश्चय किया है। उनकी बातें सुनकर हरिस्वामी चिंता में पड़ गया कि एक साथ 3 व्यक्तियों के साथ उसकी कन्या विवाह कैसे करेगी। अनंतर विवाह की निश्चित तिथि को ज्ञानी, वीर और अलौकिक विद्याएं जानने वाला ये तीनों ही वर हरिस्वामी के घर पहुंचे। इसी समय एक विचित्र बात और हो गई। ब्राह्मण की कन्या सोमप्रभा, जो वधू बनने को राजी थी, अचानक कहीं गायब हो गई। ढूंढने पर भी उसका कोई पता न चला। तब घबराए हुए हरिस्वामी ने ज्ञानी पुरुष से कहा, हे ज्ञानी, अब झटपट यह बतलाइए कि मेरी कन्या कहाँ है। यह सुनकर ज्ञानी ने अपने ज्ञान द्वारा पता करके उसे बतलाया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कन्या को धूमसिक नाम का एक राक्षस उठाकर विंध्याचल के वन में स्थित अपने घर में ले गया है। ज्ञानी द्वारा ऐसा बताए जाने पर हरिस्वामी भयभीत हो गया। वह बोला, हाय हाय, अब वह कैसे मिलेगी और उसका विवाह भी कैसे होगा। यह सुनकर अलौकिक विद्याएं जानने वाला युवक बोला, आप धैर्य रखें, ज्ञानी की कथा अनुसार वह कहाँ ले जाई गई है, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूँ। यह कह क्षण भर में ही उसने अपनी अस्त्रों से सजा एक आकाशगामी यान बनाया और उस पर हरिस्वामी, ज्ञानी तथा वीर को चढ़ाकर उन्हें विंध्याचल के उस वन में ले गया जहाँ ज्ञानी ने राक्षस का भवन बताया था। यह वृतांत राक्षस जानकर क्रोधित हो गया और वह गर्जना करता हुआ बाहर निकल आया। तब हरिस्वामी के कहने पर वह वीर पुरुष आगे बढ़कर उस राक्षस से लड़ने लगा।
तरह तरह के अस्त्रों से लड़ने वाले उन दोनों मनुष्य और राक्षस का युद्ध बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। अपनी भार्या के लिए जिस तरह राम रावण से लड़े थे वैसे ही ये दोनों भी लड़ने लगे। कुछ ही देर में उस वीर ने एक अर्धचंद्राकार बाण से युद्ध में मतवाले उस राक्षस का मस्तक काट डाला। राक्षस के मारे जाने पर वे सभी अलौकिक विद्याएं जानने वाले ब्राह्मण के रथ से वापस लौट पड़े। हरिस्वामी के घर पहुंचकर विवाह का समय आने पर उस ज्ञानी, वीर एवं अलौकिक विद्याएं जानने वाले के बीच झगड़ा पैदा हो गया। ज्ञानी ने कहा, यदि मैं न जानता कि सोमप्रभा कहाँ छिपा कर रखी गई है तो उसका पता कैसे चल जाता, इसलिए उसका विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। इस पर अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता ने कहा, यदि मैं आकाशगामी रथ न बनाता तो पल भर में वहां जाना और आना कैसे हो पाता। रथ पर बैठे राक्षस के साथ बिना रथ के युद्ध भी कैसे संभव होता, इसलिए यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। यह विवाह मैंने जीता है। तब उस वीर ने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा। वह बोला, यदि मैंने अपनी शक्ति से उस राक्षस का संहार न किया होता तो आप लोगों की प्रयत्न करने पर भी इस कन्या को कैसे वापस लाया जा सकता था, इसलिए इस कन्या पर तो मेरा ही अधिकार बनता है। यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार उन तीनों का झगड़ा सुनकर हरिस्वामी का मन उद्भ्रांत हो गया और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ कि यह कन्या किसको मिलनी चाहिए, ज्ञानी को, वीर को, अथवा अलौकिक विद्याएं जानने वाले उस व्यक्ति को। सब कुछ जानते हुए भी यदि तुमने उसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बेताल की यह कथा सुनकर अपना मौन तोड़ते हुए विक्रम बोला, बेताल, वह कन्या उस वीर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी ने उद्यम करके अपने बाहुबल द्वारा उस राक्षस को युद्ध में मारा और उस कन्या को अर्जित किया था। विधाता ने ज्ञानी और अलौकिक विद्याएं जानने वाले को तो उनका काम करने के लिए माध्यम बनाया था। तुमने ठीक उत्तर दिया राजन। बेताल तत्काल बोल उठा, पर तुम अपनी शर्त भूल गए। तुमने मौन भंग किया और शर्त के अनुसार मैं फिर स्वतंत्र हो गया। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर वापस उसी शीशम के वृक्ष की ओर उड़ गया।